अध्याय 101। पलक झपकते ही 2 सप्ताह का समय और बीत गया। बार बार तीरंदाजी प्रशिक्षण के कारण डुडियन ने शॉट्स के नियंत्रण और सटीकता के मामले में तेजी से विकास किया। लगभग हर तीर लक्ष्य को भेद सकता था, जबकि 10 में से 7 तीर लक्ष्य के हृदय को कील लगा सकते थे। एक सामान्य व्यक्ति को इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल के कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन डुडियन की शिकारी छवि के कारण इसे लगभग 2 महीने के समय में तेजी से पूरा किया गया। सटीकता के साथ साथ उनके द्वारा चलाया गया हर तीर लक्ष्य को भेदता था। तीरों की घातकता में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन उसकी संरेखित शूटिंग में थोड़ी भी प्रगति नहीं हुई थी। जब युवा प्रशिक्षक को संरेखित शूटिंग में अपनी प्रगति के बारे में पता चला तो वह पागल हो गया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास जादू के निशान हैं, आप शिकारी बनने के लिए उपयुक्त हैं? विशाल दीवार के बाहर आपका प्रदर्शन कुछ और नहीं बल्कि कुछ सफाईकर्मियों से थोड़ा बेहतर होगा। आप केवल निम्न स्तर के राक्षसों को ही मार पाएंगे। युवा प्रशिक्षक ने गुस्से में घोषणा की, चूंकि आप आलसी हैं और संरेखित शूटिंग भी नहीं सीख सकते हैं, तो कल से आपके बुनियादी तीरंदाजी कार्य बहुत बढ़ जाएंगे। डुडियन ने सोचा, क्या नारकीय सजा से उसका यही मतलब है? उन्होंने यह नहीं सोचा था कि युवा अपने बुनियादी तीरंदाजी अभ्यास के दैनिक कार्य को बढ़ा देंगे। उसका दिल खुशी से झूम रहा था और यह बात उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झलक रही थी। उनके उदासीन लुक ने युवा प्रशिक्षक को गुस्से से पागल कर दिया। इस प्रकार युवा प्रशिक्षक ने अगले महीने में डुडियन द्वारा चलाए जाने वाले तीरों की दैनिक संख्या बढ़ाकर 2200 कर दी। उनके विचार में ये डुडियन की शारीरिक सीमाओं से परे था और किसी बिंदु पर उसे अतिभारित और तोड़ देगा। उसने सोचा कि डुडियन उसके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा और नियत समय तक रात का खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए उसने सोचा कि डुडियन एक दुष्चक्र में फंस जाएगा, क्योंकि युवा प्रशिक्षक के अनुसार डुडियन को दैनिक कार्यों तक पहुंचने के लिए खुद से अधिक काम करना होगा और कुछ बिंदु पर उसकी इच्छाशक्ति जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ये युवा प्रशिक्षक का उद्देश्य था। दरअसल कंसोर्टियम के हितों के कारण सजा की शैली टोबू की सजा की तुलना में थोड़ी बचकानी थी। डुडियन की तीरंदाजी बहुत पहले ही 2800 तीरों के स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए वह पहले ही युवा प्रशिक्षक के उच्च मानक को पार कर चुका था। इसीलिए उन्होंने तीरंदाजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खुद को तल्लीन करना जारी रखा। अल्पविराम विशाल दीवार के बाहर की दुनिया। मेलॉन फाउंडेशन एरिया नंबर 1। मेलन कंसोर्टियम के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों की तुलना में आप क्षेत्र संख्या 1 में इमारतों, धातु के मलबे और अन्य को नहीं देख पाएंगे। यह एक विशाल जंगल की तरह एक बेहद खुला क्षेत्र था। कभी कभी ध्वस्त राजमार्गों के निशान देखे जा सकते थे। सब कुछ जीर्ण शीर्ण और काई तथा धूल से ढका हुआ था। इस बात का संकेत था कि इतिहास में किसी समय यह एक शहरी क्षेत्र था। केवल आप इस क्षेत्र में पूरी इमारत नहीं देख पाएंगे। हर जगह बजरी और खून था। बारिश ने दरार के हर कोने में खून धो दिया था। इसके सूखने के बाद रक्त के लाल रंग में रंगे प्राकृतिक और अद्भुत पैटर्न ने पृथ्वी और चारों ओर की संरचनाओं को कलंकित कर दिया था। उसी समय एक दीवार के खंडहर के पास 5 परछाइयां दिखाई दीं। वे शांत थे और दीवार के टूटे हुए अवशेषों से सड़क की जांच कर रहे थे। सड़क पर जमीन पर आधा फुट गहरे 2 गड्ढे थे। गड्ढे के बगल में गहरे रंग की गंदगी का ढेर था, जिससे तेज तीखी गंध आ रही थी। करीब से देखने के बाद उन्हें अंधेरी गंदगी में हड्डियों के कुछ अवशेष और साथ ही संक्षारित धातु दिखाई दी। 5 में से एक ने चुपचाप आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया और हल्के से गंदगी पर कुठाराघात किया। वह वापस गया और फुसफुसाया, यह अभी तक सूखा नहीं है, संभवतः इसे 2 घंटे से अधिक समय नहीं हुआ है। पीछा करना, उनमें से एक ने आदेश दिया। उनमें से 5 लोग तेजी से और चुपचाप जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढों को पकड़ने लगे। 1.25 घंटे बाद उनमें से एक ने अचानक चिंतित भाव से इशारा किया और उन्हें रुकने का इशारा किया। वह आदमी धीमे लेकिन सम्मानजनक स्वर में बोला, मुझे इसकी गंध आ रही है। 3 बजे की दिशा, हमसे लगभग 8 किलोमीटर दूर। ठीक है, तुम पीछे घात तैयार करो और हम चारों उस पर हमला करेंगे। नेता की आंखें उत्साह से चमक उठीं। पिछले आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने कहा, नहीं, जल्दी छुप जाओ। कश, जहां वे खड़े थे वहां से पंजे जमीन में घुस गए और उनमें से कुछ की बनियानों में छेद कर दिया। अल्पविराम हंटर मुख्यालय के महल में। काला कौआ खिड़की से उड़कर अंदर आया और एक लिफाफा गिरा दिया जो डेस्कटॉप पर गिर गया। एक नौकरानी मेज के पीछे बैठे आदमी को दोपहर की चाय परोस रही थी। उसने लिफाफे के बाएं कोने पर लाल निशान देखा और तुरंत उसे खोल दिया। एक काला बुनकर क्षेत्र संख्या 1 में दिखाई दिया और 3 शिकारियों को मार डाला। जैसे ही उसने खुफिया जानकारी पढ़ी, उसका चेहरा बदल गया। छठी टीम एक पहाड़ी शेर पर नजर रख रही थी जब उन पर एक काले बुनकर ने चुपचाप हमला किया। केवल कप्तान और एक अन्य सदस्य बच गए। वे गंभीर रूप से घायल हैं। उसे एक और कागज मिला और उसने उस पर कुछ बातें लिखीं।
जैसे ही उसने पत्र खत्म किया, उसने उसे एक लिफाफे में डाला और काले कौवे के पैरों पर लटका दिया। उसने कौवे को छूते हुए कहा, ग्लेन को। खिड़की से उड़ते समय काले कौवे ने चिकोटी काटी और अपने पंख हिला दिए। अल्पविराम। अल्पविराम। शिकारी प्रशिक्षण मैदान। डुडियन हमेशा की तरह प्रशिक्षण ले रहे थे। उसकी सटीकता और अधिक तीव्र होती जा रही थी, यहाँ तक कि वह अभ्यास करने के लिए कोई गतिशील लक्ष्य भी ढूंढना चाहता था। लगभग दोपहर का समय था जब युवा प्रशिक्षक अचानक डुडियन को खोजने के लिए प्रशिक्षण मैदान में आया। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया। ये कंसोर्टियम से एक आदेश है। विशाल दीवार के बाहर एक आपातकालीन स्थिति है। मुक्त शिकारियों की अस्थायी कमी है और आपके पास जुरांझी की बहुत छोटी क्षमता है, इसलिए कंसोर्टियम चाहता है कि आप टीम के साथ बाहर जाएं और जरूरी कार्य को क्रियान्वित करें। तैयारी के लिए जल्दी करें। डुडियन रुक नहीं सका और स्तब्ध रह गया, लेकिन मैं अभी भी प्रशिक्षण अवधि में हूं। यह एक आपातकालीन कॉल है। जब तक आप विशाल दीवार के बाहर अन्य कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं, आपको हाथ में मौजूद सभी काम को स्थगित करना होगा और कंसोर्टियम की कॉल का जवाब देना होगा। युवा प्रशिक्षक बहुत तेजी से बोला, आपका शिकारी तीर ऑर्डर कर दिया गया है और जब तक हम जगह पर पहुंचेंगे तब तक तैयार हो जाएगा। जल्दी से रुकें ताकि आपकी शारीरिक शक्ति खत्म न हो जाए। चलो चलते हैं क्योंकि दीवार पर कोई तुम्हें लेने आएगा। इतनी जल्दी? डुडियन ने भी ऊर्जा बर्बाद न करते हुए तुरंत धनुष नीचे रख दिया। क्या कोई अन्य शिकारी नहीं है जो अब आराम कर रहे हैं? अन्य शिकारी या तो स्वस्थ हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं। यदि कोई और उपलब्ध होता तो मुख्यालय आपको इस खतरनाक जगह पर नहीं भेजेगा। युवा प्रशिक्षक ने आग्रह किया, जल्दी। अध्याय 102। ये कौन सा जरूरी काम है? क्या ये बहुत खतरनाक है? डुडियन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। युवा प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि एक दुर्लभ राक्षस दिखाई दिया है। थोड़ा खतरा है लेकिन टीम का नेतृत्व ग्लेन करेंगे। वह कंसोर्टियम में 2 सबसे मजबूत शिकारियों में से एक है। वैसे आप केवल गंध पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे तब तक आपकी रक्षा करेंगे जब तक आप पीछे नहीं पड़ जाते। दुर्लभ राक्षस। डुडियन ने जुरांझी के बारे में सोचा जिसे उसने मार डाला था। क्या नया राक्षस उस जानवर जैसा ही है? उन्होंने आगे कहा, क्या ये ठीक है अगर मैं किसी आवासीय जिले में जाऊं? बिल्कुल नहीं। युवा प्रशिक्षक ने चलना जारी रखा, ये बहुत जरूरी है। हम आपको लेने के लिए महल के हॉल में जाएंगे। अन्य लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। उसने डुडियन का हाथ पकड़ लिया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए भागने लगा। डुडियन चिंतित था क्योंकि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बम कैसे प्राप्त करें क्योंकि वे उसकी आत्मरक्षा का एक बड़ा हिस्सा थे। वह अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह नंगे हाथों और नए तीरंदाजी कौशल से अपनी रक्षा कर सकता है। वे दोनों नदी पार करके प्रदेश के दूसरी ओर आ गए। महल काले रंग में रंगा हुआ था। चारों ओर एक गमगीन माहौल था। एक युवा प्रशिक्षक डुडियन को महल में लाया। जल्दी जाओ, वे अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखा भोजन लाऊंगा। डुडियन का दिल डूब गया। वह घूमा, एक गहरी सांस ली और महल में चला गया। दरवाजे पर मौजूद गार्डों ने डुडियन को आते देख दरवाज़ा खोला। महल के मंद रोशनी वाले कमरे में 6 आकृतियां थीं। दरवाज़ा खुला तो 4 आदमी और 2 औरतें बातें कर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा। क्या ये छोटा आदमी है? उनमें से एक ने पूछा। एक अन्य युवक ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि वह एक मेहतर था और किसी भाग्य से उसके हाथ जादू के निशान लग गए। लगभग 20 वर्ष की एक महिला थी जिसकी त्वचा गोरी थी। वह खूबसूरत लग रही थी। उसने टाइट फिटिंग काले शिकारी कवच का एक सेट पहना हुआ था। उसने डुडियन की ओर देखा और आदेश दिया, तुरंत अपना कवच पहनो। हम जा रहे हैं। डुडियन को लगा कि महिला परिचित है। उसे याद आया कि जब वह मेहतर बना ही था तो उसे एक रईस की पार्टी में आमंत्रित किया गया था। उसने तब 2 शिकारियों को देखा था और महिला उनमें से एक थी। संभवतः वह और अन्य युवा कंसोर्टियम के शीर्ष 2 सबसे मजबूत शिकारी थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुलीन लोग उनसे बात करने की पहल कर रहे थे और उनका रवैया बेहद दोस्ताना था। हाँ, डुडियन ने उत्तर दिया। कुर्सी पर काले कवच सेट के ढेर लगे हुए थे। उसने उन्हें ले लिया और पाया कि एक उसकी ऊंचाई के अनुरूप था। कवच के अतिरिक्त एक काला धनुष भी था। पूरी तरह से सशस्त्र, डुडियन ने महिला से कहा, मैं तैयार हूं। डुडियन की दक्षता देखकर महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और दूसरों की ओर मुड़ी। ब्लैक वीवत सामने आया है। हमें इसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इसे हाथ से जाने देना कोई विकल्प नहीं है। क्या मैं स्पष्ट हूं? हाँ। अन्य 5 ध्यान से खड़े थे। ग्लेन ने सिर हिलाया और लहराया, चलो शुरू करें। हॉल का सामने का दरवाज़ा खुला। वे 1 दर्जन या उससे अधिक काले घोड़ों को देखने के लिए बाहर गए, जिनके पास विकिरण और अन्य छोटे राक्षसों को काटने से रोकने के लिए साधारण हेलमेट और कवच थे। हालांकि विशाल दीवार के भीतर के विकिरण और राक्षसों की तुलना बाहर के विकिरणों से नहीं की जा सकती, फिर भी यह बेहद खतरनाक था। लेकिन विशाल दीवार के अंदर के क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी शिकारियों की नहीं थी, बल्कि यह पवित्र चर्च और सेना के अधिकार क्षेत्र में आता था।
वे सभी लुढ़क गए और लॉन्च हो गए। डूडियन ने देखा कि प्रशिक्षक कोई सूखा भोजन नहीं लाया है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वह घोड़े पर चढ़ गया और उनमें से 7 तुरंत विशाल दीवार की ओर क्षेत्र से निकल गए। वाणिज्यिक जिले से बाहर निकलने के बाद वे विकिरण क्षेत्र में चले गए। कभी कभी उनकी मुलाकात ऐसे जानवरों से होती थी जो विकिरण से प्रभावित थे। सड़क के किनारे लिपटे हुए अजगर थे या बिखरे हुए भेड़ियों के छोटे छोटे समूह थे। जंगल में विकिरण ने उन्हें प्रभावित किया था, इसलिए उनके शरीर में मामूली उत्परिवर्तन हुआ था। कुछ हिस्सों में अजीब वृद्धि हुई जो सामान्य जानवरों के लिए असामान्य थी। ये भूखे जानवर उन पर झपटने ही वाले थे, लेकिन ग्लेन ने चीखने के अलावा कुछ नहीं किया। भूखे जानवर डर गए और तेजी से तितर बितर हो गए, मानो उन्हें किसी खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ा हो। डूडियन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यह ग्लेन के जादुई निशानों का परिणाम था। इंसान जानवरों को डरा नहीं सकता, खासकर भूखे जानवर जो पहली नज़र में ही हमला कर देते हैं। शिकारी मानव की खाल पहने हुए राक्षसों की तरह थे, इसलिए विशाल दीवार से एक सामान्य राक्षस के लिए उनका शिकार करना एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं था। जल्द ही हर कोई विशाल दीवार के पास आ गया। आप आ गए, आपके लिए रास्ता खोल दिया गया है। मेलोन कंसोर्टियम के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी विशाल दीवार के सामने खड़ा था। ग्लेन ने उसे सिर हिलाया और उतर गया। वह भूमिगत मार्ग में प्रवेश करने वाली पहली महिला थीं। जैसे ही वे भूमिगत मार्ग में दाखिल हुए, ग्लेन और अन्य 5 तुरंत रुक गए और दीवार पर चित्रित देवी से प्रार्थना करने लगे। आपातकाल के कारण प्रार्थना प्रतीकात्मक थी और इसमें 1-2 क्षण का समय लगा। फिर वे तेजी से मार्ग पर चल पड़े। डूडियन ने देवी देवताओं की तस्वीरें देखी, लेकिन प्रार्थना नहीं की। वह टीम के पीछे पीछे चला। वे विशाल दीवार के दूसरी ओर पहुंच गए। डूडियन को पता चला कि इस बार उन्होंने जिस प्रवेश द्वार का उपयोग किया था वह पिछले प्रवेश द्वार से भिन्न था जिसका उन्होंने उपयोग किया था। ये कंसोर्टियम द्वारा नियंत्रित एक और मार्ग होना चाहिए। जब वे बाहर निकले तो वह कोई मैदानी इलाका नहीं था, बल्कि वहां 20 मीटर से भी ऊंचे पेड़ थे। पेड़ चिनार जैसे दिखते थे, लेकिन शाखाओं और पत्तियों के बिना। ग्लेन जंगल में चला गया। डूडियन को टीम के केंद्र में रखते हुए अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। डूडियन को अचानक अपने और अन्य शिकारियों के बीच अंतर महसूस होता है। वे आसानी से ग्लेन के नक्शे कदम पर चल सकते थे, जबकि उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत थी, अन्यथा वह पिछड़ जाते। ऐसा लगता है कि शिकारियों के बीच भी शारीरिक मतभेद हैं। डूडियन ने उनका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करते हुए सोचा, हालांकि 2 महीने हो गए हैं जब मुझे आधिकारिक तौर पर एक शिकारी के रूप में नामित किया गया था। मुझे पर्याप्त आशीर्वाद नहीं मिला है। मेरे पास क्षेत्र संख्या 9 में 200 से अधिक ठंडे क्रिस्टल हैं। विशाल वृक्षों के जंगल से गुजरने के बाद वे काई से ढका एक टूटा हुआ राजमार्ग देखने के लिए बाहर आते हैं। पुल पर, ग्लेन ने कहा, और वह तेजी से राजमार्ग पर कूद गई। देखते ही डूडियन का मुंह भून गया और उसके पीछे पीछे चला गया। हम क्षेत्र संख्या 1 में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्लेन ने डूडियन की ओर देखा। लगभग 1 मिनट में हम इस क्षेत्र में होंगे। आपको अपनी सुरक्षा भी करनी होगी और मेरे शब्दों को हल्के में न लें। ये हमारे मेलोन कंसोर्टियम के तहत आने वाले 20 क्षेत्रों में से एक है। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र के बाद ये सबसे खतरनाक है। यहाँ स्तर 10 या उससे अधिक के बहुत सारे जानवर हैं। इस बार हमारा लक्ष्य काले बुनकरों को पकड़ना है। अल्पविराम। अध्याय 103। स्तर 26 जानवर। डूडियन ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश समय तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेने में बिताया है, लेकिन अपने खाली समय में उन्होंने विशाल दीवार के बाहर घूमने वाले जानवरों का अध्ययन किया। जिस जुरांजी को उसने मारा था वह लावा अवस्था में था और स्तर 9 का था। मरे हुए लोग सामान्य स्तर 9 के प्राणी थे। जिन चूहों से उन्होंने लड़ाई की थी वे लेवल 3 और उससे कम के थे। हालांकि इस बार यह पता चला कि वे 26 स्तर के अस्तित्व के पीछे जा रहे थे। उसके शरीर के छिद्र सिकुड़ गए और उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई जब वह ये सोच रहा था कि स्तर 26 का जानवर किस तरह का आतंकित करने वाला अस्तित्व है। पहली बात जो उसके मन में आई वह थी भाग जाना। हालांकि उन्होंने ग्लेन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि वह घबरा रहा था, फिर भी वह शांत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि सब कुछ यहाँ तक आ गया था तो वह एक काम कर सकता था, और वह था अपने जीवन का बीमा करने के तरीकों के बारे में सोचना। उसके मस्तिष्क ने तेजी से सोचा। हालांकि वह राक्षस से नहीं मिला था, फिर भी उसे एक अभूतपूर्व संकट महसूस हुआ। ये राक्षस क्या है? इसकी विशेष क्षमता क्या है? डूडियन ने पूछा। उस जैसे राक्षस कुछ विशेष जीन उत्परिवर्तन से सुसज्जित होते हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है, दूसरे युवा ने उदासीनता से कहा। आप इसकी गंध से इसके स्थान का पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है और आप केवल अपनी सुरक्षा करेंगे। ग्लेन ने अपने छोटे से पस से काले मलबे का एक टुकड़ा निकाला और डूडियन को सौंप दिया। ये काले उदबिलाव का खोल है जिसे हमारे पास लाया गया था। क्या ये संभव है कि आप गंध का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं?
वैसे आपकी गंध संवेदनशीलता की सीमा क्या है? डोडियन ने हथेली के आकार का काला कठोर खोल लिया। यह उस खोल की तरह लग रहा था जिसे आप घोंघे की पीठ पर पा सकते हैं। ये चिकना था लेकिन बेहद सख्त था। उसके अंदर चिपचिपा रेशमी पदार्थ था। वह सूख गया था लेकिन उसमें से अब भी तेज गंध आ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर ग्लेन की ओर देखा। यदि ये तेज गंध है तो मैं 20 मील या उससे भी अधिक दूर से पता लगा सकता हूँ, लेकिन हल्की गंध के लिए सीमा 10 मील या उसके आसपास तक कम हो जाती है। ग्लेन और अन्य 5 मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक के साथ डुडियन को देखा। गंध की ऐसी समझ उसे कंसोर्टियम की गंध ट्रैकिंग क्षमता में शीर्ष 5 में ले जा सकती है। डुडियन केवल एक नवागंतुक था, इसलिए उसे शारीरिक सुधार से गुजरना होगा और स्वाभाविक रूप से उसकी पहचान क्षमताओं का दायरा भी बढ़ जाएगा। हाँ, ग्लेन ने सिर हिलाया और कहा, यह आप पर निर्भर है। डुडियन को राहत मिली क्योंकि उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसकी गंध की अनुभूति की वास्तविक सीमा गंध की मोटाई के आधार पर 30 या 40 मील थी। अपनी वास्तविक सीमा को छुपाने का मुख्य कारण यह था कि उसने खूनी तलवारबाज लिंडा को नाराज कर दिया था। इसलिए वह सभी कार्ड बाहर रखने को तैयार नहीं था ताकि भविष्य में उसके खिलाफ कोई साजिश न रची जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्या आपको अभी इसकी गंध आ रही है? ग्लेन ने डुडियन से पूछा। डुडियन ने कई बार सूंघा और अपना सिर हिलाया। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अन्य राक्षसों की गंध है जो मेरी संवेदनशीलता को परेशान करती है। हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। केवल ब्लैक वीवर पर ध्यान केंद्रित करें। ग्लेन उदास था। मेरे साथ रहो। वह खोजबीन के लिए टूटे हुए राजमार्ग पर चल पड़ी। डुडियन और अन्य लोगों ने पीछा किया। 4 या 5 मील बाद ग्लेन अचानक रुक गया। उसने एक छोटे से अवतल पुल के पास कुछ गड्ढों की ओर इशारा किया। ये पहाड़ी शेरों के पैरों के निशान हैं। वे काले बुनकरों का पसंदीदा भोजन हैं। डुडियन ने सिर हिलाया। उन्होंने पहाड़ी शेर को उसके पैरों के निशानों के आधार पर ट्रैक करना शुरू कर दिया। डुडियन को ये कहने में देर नहीं लगी। आगे 3 राक्षस हैं। ग्लेन ने बाईं ओर छोटे कद के युवक को देखा और कहा, जाओ और देखो। युवक ने सिर हिलाया और उसका रंग फीका पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह हवा से गायब हो गया। डुडियन की पुतली सिकुड़ गई क्योंकि वह स्तब्ध था। हालांकि डुडियन को पता चला कि युवाओं की गंध अभी भी उनके बगल में थी। उसने देखा कि जैसे जैसे गंध आगे बढ़ती गई, उन क्षेत्रों में प्रकाश विकृत होता गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई पारदर्शी मानवाकृति घूम रही हो। डुडियन ने बाईं ओर बैठे युवक से पूछा, वह है? उनकी जादुई निशान क्षमता को रंग कहा जाता है। वह हमारे संघ में सबसे प्रभावी स्काउट्स में से एक है। युवक ने सहजता से उत्तर दिया। डुडियन का दिल आश्चर्य से भर गया। इतनी क्षमता वाला एक जादुई निशान। उसकी सूंघने की अद्भुत क्षमता की तुलना में ये बहुत खास लग रहा था। लेकिन यदि उसका अनुमान सही था और वह सीधे ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करने में सक्षम था, तो उसकी क्षमता दूसरों की तुलना में बहुत शक्तिशाली थी। युवाओं के तेजी से लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब उन्होंने ग्लेन को सूचना दी तो उनकी आकृति का पता चला। 3 मगरमच्छ भेड़िए। ग्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मार डालो। और फिर वह सीधे उस दिशा में चली गई जो डुडियन ने बताई थी। डुडियन ने मगरमच्छ भेड़ियों के बारे में सुना था। ये स्तर 13 राक्षसों से संबंधित होना चाहिए। यह उसके लिए बेहद भयावह अस्तित्व था। यदि वह उनसे अकेले में मिलता तो परिणाम बिल्कुल निश्चित मृत्यु होती। अगर बीच के शिकारियों का उनसे सामना हो गया और उन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। एक भीड़ टूटी सड़कों के खंडहरों के रास्ते ग्लेन के पीछे पीछे चली और तेजी से 3 मगरमच्छ भेड़ियों की स्थिति के पास पहुंची। डुडियन ने देखा और 3 बड़े मगरमच्छ भेड़िए देखे। उनमें से प्रत्येक 3 मीटर लंबा था। उनके शरीर भेड़िए के समान थे लेकिन सिर मगरमच्छ का था। इसका मुंह उत्तल रूप में रेखांकित किया गया था। हालांकि इसके नुकीले कैनाइन दांत थे। उसकी जीभ उसके मुंह से ऐसे बाहर निकल रही थी मानो वह कोई कुत्ता हो। डुडियन के लिए यह एक मनमोहक दृश्य था। वाह! ग्लेन की छवि, जो उन्हें आगे ले जा रही थी, रुकी नहीं बल्कि बाहर निकल गई। उसके फ्रेम की बाद की छवियां ऐसे प्रतिबिंबित हो रही थीं मानो कोई धूसर धुंधली आकृति अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रही हो। डुडियन ने महसूस किया कि उसकी गंध फीकी पड़ गई है और दूसरे स्थान पर दिखाई देने लगी है और धीरे धीरे फिर से फीकी होकर दूसरे स्थान पर दिखाई देने लगी है। उसने देखा कि ग्लेन तेजी से 3 मगरमच्छ भेड़ियों के पास आया और कुछ ही सेकंड में उनकी दृष्टि के क्षेत्र में आ गया। मगरमच्छ भेड़ियों ने भी प्रतिक्रिया की और दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ग्लेन उनकी हरकतों की परवाह किए बिना बाहर निकल गए। वाह! ग्लेन का शरीर मलबे से ऐसे उछला जैसे वह कोई भूत प्रेत हो और पहले मगरमच्छ भेड़िए के पास पहुंच गया। जैसे ही वह पहले मगरमच्छ भेड़िए के सामने उतरी तो वह दूसरे की ओर बढ़ी। उसे नहीं पता था कि ग्लेन ने पहले मगरमच्छ भेड़िए पर कब और कैसे हमला किया, लेकिन वह दूसरे मगरमच्छ भेड़िए के सिर की ओर उसके भयानक हमले को देखने में सक्षम था। अगले ही पल उसकी आकृति बगल में चमकी और तीसरे मगरमच्छ भेड़िए के सामने प्रकट हो गई।
राक्षस उसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थम थम थम। इसी दौरान तीनों मगरमच्छ भेड़िए नीचे गिर जाते हैं। उनकी ठुड्डी और गर्दन के बीच खंजर के घाव से खून निकल रहा था। जमीन को खून के लाल रंग में रंगने में ज्यादा समय नहीं लगा। डूडियन स्तब्ध रह गया। उसने प्रत्येक मगरमच्छ भेड़िए पर हमला करने के लिए केवल एक चाल का उपयोग करके उन तीनों को मार डाला था। उनकी गर्दन की त्वचा गहराई से कटी हुई थी, रक्तधमनियां और मांस साफ दिखाई दे रहा था। अध्याय 104। डूडियन ने उसकी दोनों पतली जांघों को ढकने वाली पट्टियों पर ध्यान दिया। ढक्कन के पास 2 चाकू रखे हुए थे। ये दोनों सामान्य चाकुओं से लगभग कुछ सेंटीमीटर थोड़े लंबे थे। उनके सिरे हंसिया की तरह थोड़े मुड़े हुए थे। इस समय उनके सिरों से खून टपक रहा था। मगरमच्छ भेड़ियों का खून, हत्यारा। डूडियन को अचानक ग्लेन के व्यवसाय का ख्याल आया। पिछले कुछ महीनों में उसने मेलन कंसोर्टियम के 2 प्रसिद्ध वरिष्ठ शिकारियों के बारे में सुना था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने सुना था कि उनमें से एक का पेशा योद्धा था जबकि दूसरा स्काउट था। ग्लेन स्काउट था, लेकिन वह 2 बार आगे बढ़ चुकी थी और जानलेवा हत्यारी बन गई थी। बिल्कुल उसके उपनाम की तरह, भूत हत्यारा। हर बार जब कोई अपने उपनामों को आगे बढ़ाता है तो उसका किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है और उसकी जादुई निशान क्षमता से मेल खाता है। इसी तरह ग्लेन की जादुई निशान क्षमता को भूतिया आंख कहा जाता था। इसकी उत्पत्ति एक अत्यंत भयानक जानवर से हुई थी। ग्लेन के पास उत्कृष्ट दृष्टि, लचीला शरीर था और वह अपनी सांसों को छिपाना जानती थी, जिससे उसे चुपचाप अपने शिकार के करीब जाने में मदद मिली। वह एक शिकारी थी। सांप की तरह वह छाया में छिप सकती थी और शिकार के उसकी पकड़ में आने का इंतजार कर सकती थी। पहले उसकी गंध अचानक गायब हो जाती थी, जिसका मुख्य कारण जादुई निशान की क्षमता थी। डूडियन आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि 3 मगरमच्छ भेड़ियों का मूल्यांकन स्तर 13 जानवरों के रूप में किया गया था। उनकी शक्ति उस जुरांजी से कहीं अधिक थी जिसे उसने मारा था, लेकिन महिला के हाथों तुरंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। डूडियन अपनी गति को दृष्टिगत रूप से बनाए नहीं रख सकी। इसके अलावा उसके कार्यों ने साबित कर दिया कि उसे जानवरों के शिकार का समृद्ध अनुभव था। यह एक घातक घाव था और जिस स्थान पर चाकू काटे गए थे वह सबसे कमजोर हिस्सा था। ग्लेन ने हाथ हिलाकर सभी को बने रहने का संकेत दिया। अन्य 5 शिकारियों ने, जिन्होंने उसकी कुशलता देखी, अवाक रह गए और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार उन 3 मगरमच्छ भेड़ियों को मारने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ बेहद सटीक तालमेल बिठाकर काम करना होगा। इसके अलावा एक भी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। उनके और शीर्ष शिकारियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। खून की गंध अन्य राक्षसों का नेतृत्व करेगी, लेकिन ब्लैक वीवर स्वभाव से डरपोक है। यह आसानी से नहीं आएगा। पीछा करना जारी रखें। ग्लेन फुसफुसाए जब उसने सामने रास्ता दिखाया। अन्य 5 ने तुरंत पकड़ लिया। डूडियन ने जमीन पर पड़ी 3 लाशों को देखा और खुद को रोक नहीं सके और कहा, उनके शव। क्या हम नहीं जा रहे हैं? किड्डो, मगरमच्छ भेड़िए के शरीर का मूल्य अधिक नहीं है। इसके शरीर में वसा बहुत छोटी है और इसके बालों पर विकिरण बहुत अधिक है। इससे कुछ भी इकट्ठा करना उचित नहीं है। हम समय के अलावा कुछ भी बर्बाद नहीं करेंगे। अंत में युवक ने धैर्यपूर्वक डूडियन को उत्तर दिया। उन्होंने गंध के प्रति उसकी संवेदनशीलता के दायरे के कारण डूडियन के प्रति अवमानना को दूर कर दिया है। डूडियन ने टीम के साथ बने रहने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। वे पहाड़ी शेर के पदचिन्हों के पीछे चले गए। वे पकड़ लेते थे और कभी कभी पैरों के निशान गायब हो जाते थे, लेकिन डूडियन की गंध के प्रति संवेदनशीलता के कारण वे उसका स्थान पकड़ लेते थे और उसके पीछे चले जाते थे। गंध के माध्यम से ट्रैकिंग के लाभ अन्य शिकारियों के लिए ईर्ष्या का विषय थे। रास्ते में भीड़ का सामना राक्षसों की कुछ लहरों से हुआ। उन्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ग्लेन ने व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को आसानी से हल कर दिया था। हालांकि जब वे 19 स्तर की जहरीली छिपकली से मिलते हैं तो ग्लेन ने उससे लड़ने के बजाय रास्ता भटकने का विकल्प चुना। हालांकि 7 शिकारियों की अपनी टीम के साथ वे राक्षस का सामना कर सकते थे, लेकिन संभावना थी कि लड़ाई एक बड़े आंदोलन का कारण बनेगी। परिणामस्वरूप अन्य राक्षस आकर्षित हो सकते हैं या वे काले बुनकर को डरा सकते हैं। उस ताकतवर छिपकली के अलावा भीड़ को एक अनाम जानवर भी मिला। ग्लेन के अनुसार यदि वे इसे मार देते और इसके शरीर को विशाल दीवार पर वापस लाते तो उन्हें अतिरिक्त पुरस्कार मिल सकता था। उसने उन्हें बताया था कि यह एक नए प्रकार का जानवर था। ग्लेन काले बुनकर का शिकार करना नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ी शेर का पीछा करना जारी रखा। थोड़ी देर आराम करो। लगातार तेज गति से चलने के कारण उन सभी ने अपनी शारीरिक स्थिति पर जोर दिया था। ग्लेन के लगातार झगड़ों ने भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब वे रुके और उसने भीड़ से कहा, कुछ खा लो क्योंकि बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा। सभी ने एक होकर उसका आदेश सुना। वे आराम करने के लिए बैठ गए। अपने बैकपैक से सूखा भोजन और पानी निकाला। डूडियन जल्दी में आया था इसलिए उसके पास कुछ नहीं था।
वह अन्य लोगों को दोपहर के भोजन का आनंद लेते हुए देख रहा था। इसे ले लो। ग्लेन ने उस पर नज़र डाली और अपने बैग से सूखे भोजन का एक राशन निकाला और डूडियन को दिया। यदि आप इसे पा सकते हैं तो मैं आपका एहसान मानूंगी। डूडियन ने सूखा भोजन लिया। वह आभारी था लेकिन साथ ही आश्चर्यचकित भी था। मुझ पर एहसान करो? तुम मुझ पर एहसान क्यों करोगे? क्या हम कंसोर्टियम के आदेश पर कार्य नहीं कर रहे हैं? ये कंसोर्टियम का आदेश है लेकिन यह मेरे लिए है। मुझे आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ग्लेन ने कवर नहीं किया लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, यह एक तरह से कंसोर्टियम की मदद करने के समान है। बात यह है कि अगर हम इसे पकड़ते हैं या मार देते हैं तो मुझे पहले चुनाव करने का अधिकार है। जब तक मैं इसे छोड़ नहीं देता तब तक कंसोर्टियम अन्य 8 मध्यवर्ती शिकारियों में से एक को इसका उपयोग करके विकसित करने के लिए नियुक्त करेगा। लेकिन इस काले बुनकर की अनुरेखण क्षमता है बस मेरा पसंदीदा। डूडियन ने सोचा कि उन्होंने अनुबंध पर ऐसी शर्तें नहीं देखीं। संभवतः मध्यवर्ती स्तर के शिकारियों के अनुबंधों में ऐसे खंड होते हैं। उनके विशेषाधिकार और प्राथमिकताएं संभवतः प्राथमिक प्रवेश स्तर के शिकारियों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसके अलावा उस स्थिति में भी जब उसने राक्षस को अकेले पकड़ा था, उसे इसे विकसित करने के लिए उपयोग करने के बजाय एक कंसोर्टियम को सौंपना होगा। पिछला जुरांजी जिसे उसने मारा था वह पहले से ही प्राथमिक शिकारियों की पहुंच से बाहर था और वह भाग्यशाली था कि उसमें से कीड़े निकाल लिए। आप बहुत विनम्र हैं। बेशक, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। डूडियन चूस रहा था। वास्तव में अनुवाद ये था, डूडियन ने विनम्रता से कहा। ग्लेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यह महसूस करना पसंद नहीं है कि मुझ पर किसी और का एहसान है। मैं इसे एक लेन देन के रूप में लेता हूँ। बाद में जब तक आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी और अगर यह मेरी क्षमताओं की सीमा के भीतर है तो मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। बेशक, इसका आधार यह है कि हम काले बुनकर का शिकार करने में सफल हैं। डूडियन ने देखा कि वह सीधी थी इसलिए उसने सिर हिलाया और उत्तर दिया, लेकिन वह अब विनम्र स्वर में नहीं बोल रहा था। मुझे पता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ग्लेन ने कहा और सिर हिलाया। वह दूर तक फैले खंडहरों की ओर देखने लगी। डूडियन जल्दी ही सूखा भोजन बन जाता है। हालांकि ग्लेन ने उससे भविष्य में मदद करने का वादा किया था, लेकिन उसने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बेशक, वह मदद करेगी लेकिन यह इस शिकार में उसकी भागीदारी के आनुपातिक होगा जो सीमित था। अचानक डूडियन की नाक हिल गई। वह खड़ा हुआ और बोला, मुझे पहाड़ी शेर मिल गया। बाकी लोग चुपचाप अपने विचारों में डूबे हुए खाना खा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने डूडियन की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत सूखा भोजन हटा दिया और खड़े हो गए। कहाँ? डूडियन ने बाईं ओर इशारा किया। यहाँ 20 या उससे अधिक मील दूर जाना। ग्लेन ने त्वरित निर्णय लिया और डूडियन द्वारा बताई गई दिशा में भाग गया। भीड़ ने तुरंत पीछा किया। अध्याय 105। समूह तेजी से उजाड़ और टूटी हुई सड़कों से पहले एक निचले भूभाग पर आ गया जो काय और वनस्पति से ढका हुआ था। डूडियन इमारतों की वास्तुकला की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन शीर्ष हिस्से पहले ही ढह चुके थे। पहली मंजिल की जो दीवारें बची थीं उन्हें बजरी और कंक्रीट के ढेर से लपेटा, ढका और मजबूत किया गया था। ग्लेन अचानक रुके और जगह की जांच की। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, गट जाओ और जांच करो। गेट नामक शिकारी रंग क्षमता वाला स्काउट था। उसने सिर हिलाया और उसके शरीर का रंग तेजी से पारदर्शी हो गया। उसके साथ ही उसका काला कवच भी गायब होता जा रहा था। डूडियन अभी भी आश्चर्यचकित था, भले ही ये दूसरी बार था जब वह गेट को देख रहा था। वह फुसफुसाए, क्या उसकी क्षमता इतनी मजबूत है कि यह कवच को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कंसोर्टियम ने विशेष रूप से उसके लिए जादुई छिपकली की त्वचा से एक कवच बनाया है जो उसकी क्षमता से मेल खाता है। उसके बगल वाले युवक ने उत्तर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर गेट उसके खिलाफ था तो भी वह अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करके उसका पता लगा सकता था। भले ही उसे गंध की कोई अनुभूति न हो, अगर वह उस पर कुछ धूल या पेंट छिड़क दे तो गेट को आसानी से पहचाना जा सकता था। हालांकि यह ऐसी क्षमता नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। आखिरकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी हर समय सतर्क नहीं रह सकता। एक क्षण बाद गेट वापस आया और उसने अपना हुलिया प्रकट किया। उन्होंने रिपोर्ट दी, ये वास्तव में एक पहाड़ी शेर है। ये शिकार का शिकार करता है और उसे अभी खाता है। ग्लेन ने सिर हिलाया। पहाड़ी शेरों की संख्या ज़्यादा नहीं है, इसलिए ब्लैक वीवर निश्चित रूप से इसके पीछे आएगा। हमें शांत रहना होगा और इसके बहुत करीब नहीं जाना होगा। फिर उसने अपने बैग के अंदर से पीली शीशी की एक बोतल निकाली। उसने अपनी हथेली में थोड़ा सा डाला और धीरे से उसे अपने तन कवच पर घुमाया। उसकी हल्की सुगंध छा गई थी। दूसरों को लंबे समय से अनुभव है, इसलिए बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्होंने अपने बैकपैक से वही हल्के पीले रंग की शीशी निकाली और अपने पूरे शरीर पर मलना शुरू कर दिया। अचानक उनकी गंध फीकी पड़ गई। ग्लेन ने अपने हाथ में मौजूद बोतल डूडियन की ओर फेंकी और कहा, इसे फेंक दो। इसे अनडेड पाउडर कहा जाता है जो आपकी गंध को छुपा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि यह आपकी त्वचा को न छुए, अन्यथा आप संक्रमित हो जाएंगे।
डूडियन ने इसे लिया और अपने शरीर पर मलना शुरू कर दिया। वह जानता था कि इस शीशी की भूमिका वही थी जब उन्होंने जुरांजी के पीछा से अपने शरीर की गंध को छिपाने के लिए मरे हुए खून का इस्तेमाल किया था। मरे हुए का खून कहीं अधिक प्रभावी था, लेकिन इसे मिटाना आसान था जबकि मरे हुए खून को साफ करना मुश्किल था। उन सभी पर मरे हुए पाउडर का लेप लगा हुआ था और उनमें मरे हुए पदार्थों की गंध आने लगी थी। ग्लेन ने 6 लोगों की टीम पर नज़र डाली और कहा, लुइस 2 और ले लो और दूसरी दिशा में जाओ। ध्यान दें कि आप उजागर नहीं होंगे। संकेतों के साथ हमसे संपर्क करें। हाँ, लुइस नाम के भूरे बालों वाले युवक ने सिर हिलाया। वह बाकी दोनों युवकों के साथ चुपचाप खंडहर से दूर दूसरी जगह चला गया। डुडियन ने उनकी मुद्रा देखी और खुद को पूछने से नहीं रोक सके, तो क्या ये बात है? केवल वही, ग्लेन बुदबुदाया। अगर काला जुलाहा नहीं आया तो क्या होगा? देखो और इंतजार करो। ग्रीडी ने उसकी ओर देखा और कहा, शिकार करना धैर्य के बारे में है। मुझे भूख लगी है। ये किसी न किसी तरह से पहाड़ी शेर के पीछे आएगा। उद्धरण चिन्ह। डुडियन ने सोचा कि धैर्य रखना सही है, लेकिन यह बहुत मूर्खतापूर्ण और अक्षम था। मुझे एक विचार मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ग्लेन और अन्य तीनों ने संदेह और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझे लगा कि यह तुम पहली बार शिकार कर रहे हो। रूकी, तुम्हारा क्या विचार है? डुडियन ने ग्लेन की ओर देखा और कहा, क्षेत्र क्रमांक 1 बहुत बड़ा है। इसके अलावा ये बहुत शांत है, इसलिए काले बुनकर का इंतजार करना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। शायद ब्लैक वीवर भी इस समय भोजन ढूंढने के लिए परेशान है। चूंकि पहाड़ी शेर उसका पसंदीदा भोजन है, तो मुझे लगता है कि पहाड़ी शेरों को भी अपने प्राकृतिक शत्रुओं से बचने के लिए कुछ तरकीबें अपनानी चाहिए। इसलिए यह उस क्षेत्र से बचने की पूरी कोशिश करेगा जहां काले बुनकर दिखाई देंगे। इसीलिए ब्लैक वीवर के आने की प्रतीक्षा करने की संभावना कम है। हालांकि अगर हम पहल कर सकें तो पहाड़ी शेर काले बुनकर को हमारे पास लाएंगे। ड्यूडियन की बातें सुनकर ग्लेन आश्चर्यचकित रह गई। दरअसल उन्होंने जो कुछ कहा वह अनुचित नहीं था। प्रत्येक प्राणी में अपने प्राकृतिक शत्रुओं से बचने की प्रवृत्ति होती है। पहाड़ी शेरों में भी मजबूत और गहरी अंतर्ज्ञान होता है। आप जो कहते हैं वह आसान लगता है, लेकिन करना कठिन है। यदि हमने पहाड़ी शेर को मार डाला तो हम उसके खून की गंध का उपयोग काले बुनकर को लुभाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत चालाक है। एक मरा हुआ पहाड़ी शेर उसकी रुचि को आकर्षित नहीं करेगा। ग्लेन ने सिर हिलाया। डुडियन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से हम खाने को मारने नहीं जा रहे हैं। हम इसे घायल करने जा रहे हैं। ये राक्षस सामान्य जानवरों से बहुत अलग नहीं हैं। मेरा मतलब है कि हम उसे डराने और उसे घबराने और इधर उधर भागने के लिए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यह एक बड़े क्षेत्र में चले जाए। इस तरह काले बुनकर का ध्यान आकर्षित करने की संभावना अधिक होगी। खुशी से और अन्य 3 यिझेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। गेट मदद नहीं कर सका, लेकिन डुडियन के सिर को थपथपाया। अन्य पुरुष और महिला डुडियन के दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित थे। ग्लेन ने डुडियन को गहराई से देखा और गेट की ओर मोड़े, उन तीनों को वापस आने के लिए कहो। गेट ने सिर हिलाया और गायब हो गया। डुडियन ने झिझकते हुए कहा, हालांकि ये दृष्टिकोण कुशल है, लेकिन इसमें एक खामी भी है। मुझे पता है। ग्लेन ने फुटपाथ से चलते हुए सिर हिलाया। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में अगर हमें लेवल 25 से नीचे का कोई राक्षस मिलता है तो मैं उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। हम इस शेर को तब तक मरने नहीं देंगे जब तक ये हमारे पास काला बुनकर नहीं लाता। डुडियन को राहत मिली क्योंकि उसने इस बिंदु को ध्यान में रखा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनी तो यह उनकी गलती मानी जाएगी। जल्द ही गेट अन्य 3 के साथ वापस आ गया। लुइस ने डुडियन की ओर देखा और ग्लेन से कहा, क्या ये साहसिक नहीं है? बस करो। ग्लेन ने लुइस के पीछे खड़े तीरंदाज युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे गोली मारो। वहां एक और शिकारी था जो जानवरों का पता लगा सकता था, लेकिन उन्होंने ट्रैक करने के लिए गंध का नहीं बल्कि अल्ट्रासोनिक श्रवण का उपयोग किया। डुडियन और ग्लेन की पिछली बातचीत उसने बहुत पहले सुनी थी। उसने सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। आर्चर मलबे की ओर गया और उसके शिखर पर पहुंच गया। उसने प्रत्यंचा खींची और तीर को उड़ने दिया। दहाड़, खामोश खंडहरों में दर्द की आवाज जोरों से गूंज उठी। खुरों की उछल कूद की आवाज सुनकर पहाड़ी शेर भाग गया। ग्लेन और डुडियन ने तुरंत पहाड़ी शेर के पिछले स्थान का पता लगा लिया। आधे खून वाले राक्षसों की लाशों और अंगों के अवशेष पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे। उन्होंने तुरंत पहाड़ी शेर का पीछा किया। अध्याय 106। डुडियन ने अंततः पहाड़ी शेर की उपस्थिति देखी जब वे पास से उसका पीछा कर रहे थे। ये 3 से 4 मीटर लंबा था। इसकी बॉडी काफी मजबूत बनी हुई थी, हालांकि इसमें 3 अग्रपात जोड़ थे। सामान्य शेर की तरह चलने के बजाय वह मकड़ी की तरह जमीन से चिपक गया और तेजी से रेंगने लगा। उसके शरीर पर एक तीर लगा था और पहाड़ी शेर को बहुत दर्द हो रहा था। डुडियन और अन्य लोगों ने अपने शरीर पर मृत पाउडर लगा लिया था ताकि वे अपने ठिकाने का खुलासा करने से न डरें।
वे इसके बहुत करीब नहीं जा रहे थे बल्कि लगभग 100 मीटर दूर तक पीछा कर रहे थे। सामने डुडियन सीमा के भीतर अन्य शिकारियों की गंध को महसूस करते हुए दौड़ रहा था। यदि कोई जानवर 20 मील के दायरे में आता तो वह उन्हें उसकी स्थिति के बारे में सचेत कर देता। 11 बजे ग्लेन ने हाथ उठाया और इशारा किया। जैसे ही ग्लेन ने अपना हाथ हिलाया, गेट जो उनके पास दौड़ रहा था गायब हो गया। एक क्षण बाद गेट प्रकट हुआ। ये केवल एक खूनी जानवर है। परेशान मत हो, ग्लेन ने उत्तर दिया। जब पहाड़ी शेर दौड़ते दौड़ते थक जाता और रुकना चाहता तो तीरंदाज धनुष की प्रत्यंचा खींचता और कुछ निशाने लगाता। सटीक तीरों ने पहाड़ी शेर को एक स्थान पर स्थिर रहने के बजाय हिलने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी 7वें और 8वें स्तर के कुछ राक्षसों ने उनके समूह पर हमला करने की कोशिश की। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शीशी के कारण अधिकांश राक्षसों ने उन्हें मरे हुए के रूप में पहचाना। हालांकि अधिकांश जानवरों को मरे हुए खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 10 वर्ष से कम उम्र के कुछ जानवर कभी कभार मरे हुए खाने को पसंद करते थे। हालांकि डुडियन की गंध की भावना और दूसरे शिकारी की अत्यधिक सुनने की क्षमता के कारण इन छिपे हुए राक्षसों को हमेशा जल्दी ढूंढ लिया जाता था और मौके पर ही गोली मार दी जाती थी। अधिकांश समय ग्लेन को कुछ ही सेकंड में लड़ाई को सुलझाने और आसानी से उनके सिर काटने का अभिनय करना था। हालांकि पहाड़ी शेर क्रूर था, फिर भी अचानक हुए हमले से वह पीड़ित हो गया। कभी कभी यह अपने पीछे आने वाले मरे हुए लोगों पर हमला करने के लिए इधर उधर दौड़ता था। वह मरे हुए लोगों को मारकर अपना गुस्सा उतारना चाहता था। हालांकि पहाड़ी शेर की इस प्रतिक्रिया की ग्लेन और डुडियन को पहले से ही उम्मीद थी। पहाड़ी शेर से बचने के लिए टीम के सदस्य इधर उधर तितर-बितर हो गए। योजना अभी भी प्रगति पर थी। लगभग 2 घंटों में समूह ने अपनी अधिकांश सहनशक्ति भी खत्म कर ली, इसलिए उन्होंने पहाड़ी शेर को उत्तेजित नहीं किया। जैसे ही वह आराम करने के लिए रुका, उन्हें भी आराम के लिए जगह मिल गई। पानी पी रहे एक युवक ने पूछा, क्या ऐसे आंदोलनों से काला जुलाहा डर नहीं जाएगा? क्या आप अपने भोजन से डरेंगे? युवक का लगभग दम घुट गया। डुडियन ने ग्लेन द्वारा दी गई पानी की बोतल ले ली। उसने सोचा कि शराब पीते समय उसका मुंह बोतल से छू गया था और यह उसके दिल को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ से बोतल को पोंछा और फिर पानी खाली कर दिया। ग्लेन, जिन्होंने ये दृश्य देखा, ने व्यंग्य किया लेकिन कुछ नहीं कहा। जैसे ही डुडियन ने पानी की बोतल खत्म की और आराम करने के लिए दीवार पर झुकने वाला था, उसके शरीर के छिद्र सिकुड़ गए। लगभग 30 मील दूर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये वही गंध थी जो उसे शुरुआत में दिए गए कवच से महसूस हुई थी। अंततः ये प्रकट हो गया। डुडियन खुश थे क्योंकि वे मिशन को सामान्य से पहले पूरा करने में सक्षम होंगे। वह जल्द से जल्द ट्रेनिंग पर वापस आएंगे। इस खतरनाक क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो डरावने और आतंकित करने वाले उत्परिवर्तन देखे, उनकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा लेकिन चुपचाप इंतजार करते रहे। जल्द ही जब ब्लैक वीवर की गंध लगभग 25 मील के करीब थी तो गंध अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर गायब हो गया हो। डुडियन थोड़ा संदेह में चौंका। क्या? ग्लेन ने उसकी ओर देखा। डुडियन ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा लेकिन कहा, कुछ नहीं। ग्लेन ने कुछ नहीं कहा और आराम करने बैठ गया। उसकी नज़र दूर बैठे एक पहाड़ी शेर के शरीर पर पड़ी। कुछ मिनट बाद डुडियन को पिछले काले बुनकर के फिर से प्रकट होने की गंध आई। हालांकि उपस्थिति का स्थान 8 मील दूर था। गंध बहुत हल्की थी। ऐसा लग रहा था कि काला बुनकर अपनी दुर्गंध को रोकने के लिए बेताब था ताकि पहाड़ी शेर को डरा न सके। अगर यह इतना करीब न होता तो वह सूंघ नहीं पाता। ये निकट आ रहा है, अच्छी गति है, ये तेज है, बहुत तेज है। डुडियन ने ग्लेन से कहा, ये यहाँ से लगभग 7 मील दूर दिखाई दिया। नहीं, शायद इससे भी करीब। ग्लेन और अन्य 5 हैरान थे। गेट ने उत्सुकता से कहा, क्या आपने नहीं कहा कि आपकी पहचान सीमा 20 मील है? डुडियन ने भौहें चढ़ाईं। ये 20 मील है लेकिन संभवतः काले बुनकर ने इसकी गंध को काटने के लिए किसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया था। यह अचानक 7 या 8 मील दूर दिखाई दिया। तैयार हो जाओ, जल्दी, ग्लेन ने तुरंत कहा। काले बुनकरों को भूमिगत से छिपकर हमला करना पसंद है। यह इतना अच्छा है कि डीन इसे सूंघ सकता है। हे भगवान, तुम हर समय मृतकों की रक्षा करते हो। गेट और अन्य 4 ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पिछली टीम के बारे में भी सोचा जहां ब्लैक वीवर्स के गुप्त हमले से 3 शिकारी मारे गए थे। वे जानते थे कि इसकी क्षमताएं उनकी कल्पना से परे थीं। सबने सावधान होकर अपने अपने हथियार निकाल लिए। ग्लेन ने दूर स्थित पहाड़ी शेर की ओर देखा। इसे किसी भी कीमत पर मार डालो। अंतिम सेकंड में कोई गलती न करना सबसे अच्छा है। हाँ, गेट, जिसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, ने तुरंत उत्तर दिया। इस समय डुडियन को फिर से काले बुनकर की गंध महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, 4 बजे की दिशा। ये दिखाई देने वाला है। लगभग 2 मील या उससे अधिक। ग्लेन की उंगलियां उसके पैरों में काले खंजरों को सहलाती हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो जाओ। पहाड़ी शेर को जैसे कुछ पता चल गया हो, रुक गया और घूम गया।
वह ऐसे दहाड़ा जैसे डराने की कोशिश कर रहा हो। कश! अचानक जमीन के नीचे से एक तेज काला पंजा निकला और उसके शरीर को पकड़कर खींच लिया। थंप! इससे लीवर, अन्य अंग, यहाँ तक कि आंत और अन्य रक्तवाहिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। बहुत सारा खून बह गया। अर्ग! पहाड़ी शेर गुस्से से दहाड़ने लगा और संघर्ष में उसने अपने हाथ पैर मोड़ लिए। लेकिन यह ऐसा था जैसे एक पहाड़ी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, इसलिए उसके संघर्ष का कोई मतलब नहीं था। एक के बाद एक 2 या 3 मीटर लंबे नुकीले कांटे जमीन से निकलकर पहाड़ी शेर के शरीर की ओर उड़ गए। वाह! एक भूत सी छाया गुजर गई। ये ग्लेन था। अगले ही पल वह पहाड़ी शेर के शरीर के करीब थी। डुडियन ने कब देखा, लेकिन उसने अपने खंजर निकाल लिए थे। एक चांदी का प्रतिबिंब हवा में चमका और तेज काले कांटों में से एक अचानक कट गया। एक हल्का हरा तरल पदार्थ, जो काले जुलाहे के खून जैसा लग रहा था, गड़गड़ा रहा था। अध्याय 107। चीख! पहाड़ी शेर के पैर के नीचे की मिट्टी से एक सूक्ष्म चीख गूंज उठी। कांटेदार कील तेजी से सिकुड़ गई और मिट्टी में समा गई, जिससे उस पर कुछ बड़े छेद हो गए। भागना चाहते हो? ग्लेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 26 का अस्तित्व थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं होगा और वह थोड़ी सी भी चोट से बचने के लिए तैयार थी। उसने तुरंत जवाब दिया। उसने अपना शरीर झुकाया और मिट्टी के एक छेद पर खंजर भोंक दिया। अचानक चीख गूंजी जैसे खंजर ने किसी चीज में वार किया हो, लेकिन जल्द ही आवाज गायब हो गई। चले जाओ! ग्लेन गुस्से में चिल्लाया। उसके दोनों खंजर जमीन पर ऐसे लगे मानो घूम रहे हों। उन्होंने जल्दी से एक गड्ढा खोदा। बाकी 3 जल्दी ही आ गए। उनमें से एक, जो एक शूरवीर था, ने अपना भाला उठाया और एक छेद पर प्रहार किया। रुकने पर भाला आधे रास्ते में भी नहीं घुसा, मानो कुछ चुप गया हो। ये देखकर बाकी दोनों करीब आ गए। जैसे ही युवा शूरवीर ने अपने दांत भींचे तो उसकी बाहों से नीली नसें उभर आईं। अचानक उसने भाला उठाया और उसके साथ एक काली कंटीली कील भी उठी। एक चीख गूंज उठी और भाले को बड़ी ताकत से जमीन में वापस खींच लिया गया। शूरवीर झिझका। तलवार चलाने वाला, जो शूरवीर के बगल में था, जल्दी से पीछे मुड़ा और चिल्लाया, जल्दी छिप जाओ! शूरवीर के पीछे की मिट्टी से अचानक एक बिच्छू की पूंछ जैसी कील फूटती है और शूरवीर पर हमला कर देती है। कश! जैसे ही ग्लेन नाइट के पीछे आया, स्पाइक टूट गया। उसके हाथों में खंजर हरे खून से रंगे हुए थे। उसने जल्दी से खंजर को अपनी लेगिंग के पट्टे पर रख लिया। ग्लेन ने स्पाइक पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगा। जैसे ही उसने अपने पीछे कील देखी तो उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहने लगा। क्रोध में आकर उसने भाला बाहर निकले हुए कीलों की ओर मारा। एक और चीख गूंज उठी जब जमीन से 4-5 काली कांटेदार कीलें निकलीं। प्रतिक्रिया के लिए लगभग कोई समय नहीं था। तलवारबाज के युवाओं को समय से पहले ही काले बुनकर के हमले का अनुमान लग गया था, क्योंकि वह अपनी तलवार तक पहुंचने और रोकने वाला पहला व्यक्ति था। हालांकि दूसरा युवक इतना भाग्यशाली नहीं था। प्रतिक्रिया का समय थोड़ा धीमा था, इसलिए काली कांटेदार कीलों में से एक उसकी जांघ में घुस गई। लचीले शिकार कवच ने बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि यह तुरंत छिद्रित हो गया था। स्पाइक उसके स्पाइक के सामने गया और पीछे से प्रहार किया। युवक भय से बुरी तरह चिल्लाया। उसने चाकू से हमला किया, लेकिन ब्लेड इतना तेज नहीं था कि काले स्पाइक को काट सके, क्योंकि उसकी सतह को ढकने वाला चमकदार काला खोल बेहद सख्त था। कील युवक की जांघों को खींचते हुए घूम गई। तनाव के कारण उनके चेहरे की बनावट विकृत हो गई थी, क्योंकि पसीना बह रहा था। उसने कई बार चाकू से हमला किया, लेकिन कील पर केवल कुछ सफ़ेद निशान रह गए। डूडियन और गैद दूर से ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था कि ग्लेन आसानी से काले स्पाइक्स काट सकता है। वाह! अचानक एक तीर चला गया। टकराना! ये काले स्पाइक से टकराया, लेकिन फिसल गया और उससे भटक गया। डूडियन को पता था कि पिछले तीरंदाज युवा ने पीछे से शॉट लगाया था। हालांकि काली कीलें मुख्यतः अंडाकार लेकिन आंशिक रूप से चपटी थीं। इसकी सतह चिकनी और सख्त थी। डूडियन ने मन ही मन सोचा कि अगर तीर की नोक पर कुछ बाल के आकार की कीलें लगा दी जाएं तो ये तीर को भेदने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। नाइट उछलकर चाकू वाले युवक की मदद करने के लिए घूमा। उसने इसके जोड़ पर प्रहार किया और इसे काटने में सफल रहा। हालांकि भाले के प्रहार की शक्ति काली कील से होते हुए युवक की जांघ पर पहुंच गई। भयंकर चीर-फाड़ के दर्द से उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ उसकी जांघ को कसकर पकड़ रहे थे, भींच रहे थे। इसका मुख्य कारण उसके घाव पर खून का दाग लगने से बचना था। काले स्पाइक के इस हिस्से को खींचने के लिए संघर्ष करते समय ग्लेन का शरीर काले स्पाइक से बचने के लिए दाएं और बाएं कूद रहा था। समय समय पर दर्द और चिंता से भरी तीखी चीख मिट्टी से गूंजती थी। इस लुभावनी रस्साक्षी में एक मरता हुआ पहाड़ी शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ ग्लेन की ओर दौड़ पड़ा। ग्लेन और अन्य लोग काले बुनकर के साथ एक कड़वी लड़ाई में फंस गए थे और उन्हें पहाड़ी शेर के हमले का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। तलवारबाज ने पहाड़ी शेर पर वार करने के लिए तेजी से अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। पहाड़ी शेर का सिर युवा तलवार से जोरदार तरीके से टकराया। टकराना!
हालांकि उनकी तलवार की चाल ने पहाड़ी शेर के हमले को रोकने में प्रभाव डाला, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। तलवार चलाने वाले को मार गिराया गया। उसने अपने शरीर को स्थिर करने की जल्दी की, लेकिन उसके पास खड़े होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। काली कीलें उसकी खुली रीढ़ से छेद कर उसकी छाती से बाहर निकल गईं। नहीं, नाइट गुस्से में चिल्लाया। उसने लंबा भाला लहराया और तेजी से आगे बढ़ गया। ग्लेन ने आवाज़ें सुनी और पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसका शरीर थोड़ा झुका, उसका चेहरा बदल गया। उसके घुटनों के पास उसके पतले पैरों पर सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे ही उसके पैर उसी समय बदले तो उनमें से कुछ बाहर निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने काली कील को खींचने के लिए और अधिक प्रयास किया, उसकी ताकत बढ़ गई। हालांकि कील जोड़ों से हल्की हल्की फटने लगी। चीख! जैसे ही एक काला दानव अचानक जमीन से बाहर निकला, जमीन खुल गई। ग्लेन ब्लैक वीवर के शरीर को पीछे खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि जैसे कि प्रतिद्वंद्वी ने अचानक रस्सी ढीली कर दी, उसने शक्ति खो दी और अनजाने में पीछे की ओर हट गई। जिस कील को उसने पकड़ रखा था वह काले राक्षस के पैरों में से एक था। पीछे हटने के बजाय काला बुनकर उसकी ओर दौड़ा। बहुपैर वाले काले बुनकर के अधिक काले स्पाइक्स उसके बगल में थे और ऐसा लग रहा था मानो वह ग्लेन को गले लगाना चाहता हो। ग्लेन ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और न ही उस पर ध्यान दिया था। इसके अलावा जब उसने तलवारबाज को इस तरह से मारते देखा तो उसका दिल क्रोध से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काला जुलाहा इतना कपटी होगा। ऐसा लगता है कि जानबूझकर इसी पल का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही उसने काले विशालकाय को तेजी से अपनी ओर उड़ते देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने झट से अपने शरीर को मोड़ लिया। उसके पैरों ने अचानक चाल चली और उसका शरीर काले बुनकर से बचने के लिए एक अविश्वसनीय मुद्रा में मुड़ गया। वाह 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 वाह! इसी समय लगातार 4 तीर चलाए गए। काले जुलाहे की पीठ पर तीर मारे गए। एक विशाल बल ने उसके शरीर को थोड़ा धक्का दिया और ब्लैक वीवर का अनुवर्ती हमला बाधित हो गया। अध्याय 108। समूह ने अपना स्वरूप तब देखा जब काला बुनकर जमीन से बाहर आया। ये 2 मीटर ऊंची और 5 मीटर लंबी एक विशाल मकड़ी जैसा दिखता था। उसके पेट पर 8 काले स्पाइक जैसे पैर स्थित थे। प्रत्येक पैर में 3 जोड़ थे जो कांटेदार पैरों को बहुत लचीला बनाते थे। सामने 2 भुजाएं थीं जो केकड़े के पंजे जैसी लग रही थीं। ये स्पष्ट था कि दोनों भुजाओं में भयानक विनाशकारी शक्ति थी। एक कठोर काले खोल ने काले बुनकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों को ढंक दिया। बाल नहीं थे। इसका पेट मकड़ी के पेट की तरह बेहद फूला हुआ था। उसके शरीर के अंत में एक पूंछ थी जो बिल्कुल बिच्छू के समान थी। डूडियन काले जुलाहे के क्रूर रूप से ही डर से घबरा रहा था। वह जानता था कि यह कोई आसान शिकार नहीं होगा और वह ग्लेन के लिए चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चीख! ब्लैक वीवर तेजी से रोया क्योंकि वह अधीरता और गुस्से से भरा हुआ था। 8 में से 4 पैर टूट गए। उनमें से एक पुरानी चोट थी, हालांकि बाकी चोट ग्लेन की टीम के कारण लगी थी। ब्लैक वीवर अपने शरीर को 4 पैरों से सहारा दे रहा था और वह ग्लेन को घूर रहा था। ग्लेन को राहत मिली क्योंकि उसने काले बुनकर को भागने के बजाय उनसे लड़ने के लिए बाहर आते देखा। उसका खून खौल रहा था क्योंकि हत्या का इरादा छत पर पहुंच गया था। उसकी बाहें चमक उठीं और उसकी लेगिंग पर लगा खंजर बाहर निकल गया, जैसे कोई चुंबक धातु को चूस रहा हो। कार्रवाई इतनी तेज थी कि सामान्य आंखें इसका पता नहीं लगा सकीं। वह दोनों हाथों में खंजर पकड़े हुए काले बुनकर को घूरती रही। वह कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी। वह हत्या करने में माहिर थी, लेकिन इस बार वे इसकी स्थिति बताने में सक्षम नहीं थे क्योंकि ब्लैक वीवर भूमिगत घूम रहा था। इसीलिए वह केवल एक योद्धा की भूमिका निभा सकती थी और डटकर मुकाबला कर सकती थी। 2 पतली, लाल रंग की आंखें ग्लेन को घूर रही थीं क्योंकि काले बुनकर की ठुड्डी से पारदर्शी बलगम टपक रहा था। एक क्षण में वह अपने 4 मजबूत पैरों का उपयोग करके एक बार फिर ग्लेन की ओर बढ़ी। यदि तुलना की जाए तो ग्लेन और ब्लैक वीवर के शरीर का आकार पूरी तरह से अनुपातहीन था, लेकिन ग्लेन बिना किसी डर के ब्लैक वीवर की ओर बढ़ गया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उसके बाद की तस्वीरें धुंधली थीं क्योंकि वह तेजी से ब्लैक वीवर्स के पार्श्व की ओर उड़ रही थी। ब्लैक वीवर आगे की ओर फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसका शरीर अपनी तरफ से ग्लेन के हमले के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसका सिर अचानक बाईं ओर मुड़ गया और उसके मुंह से सफ़ेद रेशा बाहर निकल गया। ग्लेन का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसका शरीर एक ही समय में हमले और भागने की दिशा बदलने के लिए तेजी से घूम गया। वह अपने ऊपर फेंकी गई पारदर्शी फिलामेंट्स वस्तु से बचती रही और एक बार फिर ब्लैक वीवर के पास पहुंची। इस बार खंजर का निशाना ब्लैक वीवर के नुकीले पिछले पैरों पर था। द्वंद्व देखते समय डूडियन की आंखें चमक उठीं। ग्लेन ने बालों की चौड़ाई के हिसाब से पिछले सफ़ेद रेशम से परहेज किया था। इसके अलावा वह एक ही समय में अपनी स्थिति को समायोजित करने और जवाबी हमला करने में सक्षम थी। कश! नीचे गिरने से ब्लैक वीवर का पैर टूट गया। चीख! काले जुलाहे की अत्यंत कठोर चीखें गूंज उठीं। इसकी आवाज़ कांच को कीलों से खरोंचने पर होने वाली आवाज़ के समान थी।
दरअसल डुडियन पर ब्लैक वीवर की चीख का असर हुआ था और शोर की वजह से उसे थोड़ा चक्कर आ गया था। ग्लेन पर ध्वनि आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी ताकि काले जुलाहे को सांस लेने की जगह न मिले। ब्लैक वीवर ने खड़े होने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया था। इसके बजाय उसने अपनी पूंछ झाड़ना शुरू कर दिया। ग्लेन को हल्की सी हवा महसूस हुई और पूंछ से बचने के लिए वह बगल में चला गया। एक बार फिर उसके और काले जुलाहे के बीच की दूरी खुल गई। वर्णन करने में बहुत कुछ लगता है लेकिन सब कुछ 2 या 3 सेकंड में ही घटित हो गया। वाह वाह वाह! आर्चर लगातार तीर चला रहा था। एक तीर ब्लैक वीवर की आंख के करीब लगा। यदि वह आधा सेंटीमीटर ऊपर होता तो तीर उसकी आंख में लग जाता। तीरंदाजी में आधा सेंटीमीटर के विचलन में दिन और रात के अंतर के रूप में अलग अलग परिणाम होंगे। तीरंदाजी में सटीक निशाने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डुडियन और गेट जो बगल से देख रहे थे, उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि तीर ब्लैक वीवर की आंख में नहीं लग पाया। अगले ही पल रात और ग्लेन के पास चाकू लिए दूसरा युवक 3 अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगा और काले बुनकर को घेर लिया। काले बुनकर जमीन पर लेटकर और चारों ओर देखते हुए उन्हें डराने के लिए लगातार तेज चिल्लाते थे। नाइट और अन्य चाकूधारी घायल युवक जानते थे कि उनके पास काले बुनकर के खिलाफ कोई मौका नहीं है। वे समझ गए कि उनकी लड़ने की क्षमता काले बुनकरों से कम थी, इसलिए उनका उद्देश्य ग्लेन का समर्थन करना था। उनके सामने मुख्य मुद्दा यह था कि ग्लेन को घायल न होने दिया जाए या किसी गंभीर संकट में न फंसने दिया जाए। ग्लेन हौंफने लगा। अब उसे कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि ब्लैक वीवर अधीर था। उसके पैर कटे हुए थे, इसलिए धीरे धीरे खून निकल रहा था। अगर यह इंतजार करता रहा तो समय बीतने के साथ यह कमजोर होता जाएगा। वह आक्रमण करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा में इधर उधर देखता रहा। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत था। ज्यादा समय नहीं लगा। एक असहज मोड़ के साथ ब्लैक वीवर शूरवीर की ओर दौड़ पड़ा। नाइट का चेहरा बदल गया क्योंकि वह जल्दी से वापस आया और चेतावनी में भाला लहराया। हालांकि जैसे ही काले बुनकर ने छलांग लगाई, उसके पंजे जैसे सामने की भुजाओं ने भाले को पकड़ लिया और एक आसान चुटकी से उसे तोड़ दिया। जैसे ही उसने नाइट पर हमला किया, ग्लेन को भी उस पर दूसरी दिशा से हमला करने का मौका मिल गया। उसके दृष्टिकोण को महसूस करते हुए काला जुलाहा अपने पंजों से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे शूरवीर पर पिछला हमला केवल एक बहाना था। नाइट के दिल को राहत मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और काले बुनकर को प्रतीकात्मक रूप से परेशान करने के लिए टूटे हुए भाले को लहराया। उसका मुख्य उद्देश्य काले बुनकर का ध्यान बिखेरना था ताकि वह ध्यान केंद्रित न कर सके। ग्लेन के दोनों पिंडलियों का आकार सामान्य इंसान के सीधे पैरों के विपरीत घुमावदार था। इससे उसकी गति अकल्पनीय गति तक पहुंच गई थी। चूंकि शूरवीर और दूसरे युवक काले बुनकर को परेशान कर रहे थे, उसने मौका पाकर हमला कर दिया। उसके तेज खंजरों ने काले जुलाहे को छेद दिया। उसने तेजी से उन्हें बाहर निकाला और दूसरी बार वार किया। परिणामस्वरूप ब्लैक वीवर के शरीर की केशिकाएं और नसें कुचल गईं, जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में रक्तस्राव हुआ। ब्लैक वीवर चिल्लाया और काटने के लिए मुड़ा, लेकिन ग्लेन पहले ही पीछे हट गया था। नाइट और अन्य युवा जिन्होंने देखा कि उनके उत्पीड़न का परिणाम निकला, वे खुशी से भर गए क्योंकि उन्होंने काले बुनकर को परेशान करना जारी रखा। ग्लेन ने ब्लैक वीवर की गर्दन पर लगे घाव को देखा। यदि वे इसे काफी देर तक खींच सकते तो इससे बहुत अधिक खून बहता और यह मर जाता। अध्याय 109। काले जुलाहे की गर्दन से खून बह रहा था। इसमें तेज दर्द और शारीरिक परिश्रम महसूस हुआ। ये घबरा गया और भागना चाहता था, लेकिन ग्लेन और नाइट अनुभवी शिकारी थे। वे काले बुनकर को घेरे से बाहर निकलने का मौका देने की योजना नहीं बना रहे थे। एक बार जब ब्लैक वीवर ने संरचना से बाहर निकलने की कोशिश की तो वे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। बार बार संघर्ष के बाद उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इसकी गतिविधियां लगातार धीमी हो गई थीं, यहां तक कि शूरवीर भी आसानी से इसकी टक्कर से बच सकता था। ग्लेन ने भी उस पर हमला करने के अवसर का उपयोग किया, जबकि अन्य लोग उसे दूसरी तरफ से परेशान कर रहे थे। ग्लेन ने काले बुनकर के पेट में तेज खंजर से ऐसा वार किया मानो किसी जानवर के नुकीले दांत से वार किया गया हो। हालांकि काले बुनकर ने, जो इस क्षण तक धीमी गति से काम कर रहा था, तेजी से प्रतिक्रिया की और ग्लेन पर वापस सफेद फिलामेंट उगल दिया। ये तार जैसा पदार्थ शुरू में बहुत तेजी से फेंका जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लेन को हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक उसके हाथ और पैर उससे लिपट गए। उसी समय सफेद रेशम का तीव्र संक्षारक प्रभाव प्रतीत होता था। उसके कवच के कुछ हिस्से आंख से दिखने पर क्षत विक्षत हो गए थे। युद्ध के उलटफेर ने उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। ब्लैक वीवर द्वारा संभावित टकराव से बचने के लिए ग्लेन तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गया। हालांकि काला बुनकर पागल हो गया था क्योंकि उसने उसका पीछा करना जारी रखा। ग्लेन भयभीत हो गई क्योंकि उसने छिपने की जल्दी की। इस समय शूरवीर, चाकूधारी शिकारी और दूर के तीरंदाज ने काले बुनकर को परेशान करने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया ताकि वह ग्लेन पर हमला करना बंद कर दे और उनकी ओर मुड़ जाए।
अपने हमलों के बावजूद काले बुनकरों का ध्यान ग्लेन को पकड़ने पर था। फिलहाल ग्लेन का ऊपरी शरीर सफ़ेद रेशम से ढका हुआ था। कवच की सतह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से धीरे धीरे क्षत विक्षत हो रही थी। ग्लेन के पास अपने ऊपरी शरीर से सफ़ेद रेशम साफ करने का समय नहीं था, क्योंकि काला बुनकर उसे पकड़ने ही वाला था। वह केवल घबराहट से बच सकती थी। वह अब और नहीं झिझका और उसने गेट की ओर देखा और कहा, हमें मदद करनी होगी। गेट स्तब्ध था और उसने डूडियन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी पीठ से धनुष खींच लिया और आगे की ओर दौड़ा। दूसरा तीरंदाज 200 मीटर से अधिक दूर की स्थिति में था। हालांकि उसकी प्रभावी सीमा अधिकतम 100 मीटर थी और वह स्थिर लक्ष्यों के लिए अभ्यस्त था। सौभाग्य से ब्लैक वीवर का ध्यान ग्लेन को मारने पर इतना केंद्रित था कि वह भूल गया था और नाइट तथा दूसरे चाकूधारी शिकारी को नज़रअंदाज कर रहा था। डूडियन ने तुरंत धनुष की प्रत्यंचा खींची और 100 मीटर की दूरी तक पहुंचते ही ब्लैक वीवर के सिर पर निशाना साधा। इस समय उन्हें तुरंत चलते लक्ष्य और स्थिर लक्ष्य पर निशाना साधने के बीच अंतर का एहसास हुआ। ब्लैक वीवर का सिर लगातार हिल रहा था, इसलिए उनके लिए निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। उसके दिल में झुंझलाहट महसूस हुई। जब उसने काले बुनकर की ओर देखा तो उसने गहरी सांस ली। इसका सिर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे डूडियन को कुछ परिचित ट्रैक मिल गया। ब्लैक वीवर के शरीर की संरचना इस प्रकार की थी कि उसे अपना सिर हिलाने के लिए ज़्यादा दूरी नहीं थी। वाह! डूडियन ने डोरी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और तीर छूट गया। टकराना! तीर काले बुनकर के मुंह के पास कठोर खोल से टकराया, केवल एक छोटा सा गड्ढा बना और फिर जमीन पर गिर गया। डूडियन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तुरंत एक और तीर लिया, निशाना साधा और चला दिया। टकराना! ये गोली ब्लैक वीवर के सिर पर भी कठोर गोले से लगी। इससे कोई मामूली नुकसान नहीं हुआ और न ही काले बुनकर का ध्यान आकर्षित हुआ। इस समय तक ग्लेन को काले बुनकर ने एक कोने में धकेल दिया था। ब्लैक वीवर के बड़े शरीर के दीवार से टकराने के कारण मलबा ढह गया, जिससे उसमें बड़ी बाधाएं उत्पन्न हुईं। हालांकि ग्लेन के पैर लड़खड़ा गए और नीचे गिर गए। उसका चेहरा बदसूरत हो गया, क्योंकि उसके पास काले बुनकर से बचने का कोई मौका नहीं था। काला जुलाहा चिल्लाया और उसे काटने के लिए दौड़ा। ग्लेन ने खंजर पकड़ने की जल्दी की। वह काले बुनकर के सिर के निचले हिस्से के जोड़ों को घूर रही थी। यह एक घातक जुआ होने वाला था, लेकिन यह उसके बचने का एकमात्र मौका था। उसे अपने जीवन के लिए स्वयं लड़ना होगा। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका हृदय चिंतित नहीं था, बल्कि असाधारण रूप से अलौकिक था। डूडियन के दिमाग में सहज रूप से काले बुनकर की अगली चाल उभर आई। उसकी उंगली ढीली हो गई और तीर आगे निकल गए। कश कश! लगातार 2 वार से आसपास खून बिखर गया। ब्लैक वीवर चिल्लाया, क्योंकि उसने खुद को उसके ऊपर गिरा दिया। डूडियन ने जल्दी से जांच की। काले जुलाहे के सिर पर तीर लगा दिए गए। इसके बाद उन्होंने ग्लेन की सुरक्षा के बारे में सोचा। उसका हृदय कड़ा हो गया। वह जानवर की जांच करने के लिए अन्य 2 शिकारियों की प्रतीक्षा करने लगा। यदि काले बुनकर के पास लड़ने की अतिरिक्त क्षमता होती तो वह पीछे हटने वाला था। शूरवीर और दूसरा युवक सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि काले बुनकर के सिर से बड़ी मात्रा में खून बह रहा है। अचानक ब्लैक वीवर का शरीर झुक गया और वे दोनों डर गए। हालांकि ये ग्लेन ही था जिसका शरीर काले बुनकर के खून से लथपथ था, जो उसके नीचे से रेंग रहा था। उसके शरीर का कवच खून और दुर्गंध से सना हुआ था। ये देखकर सभी को राहत मिली। ग्लेन ने अपने शरीर का सफ़ेद रेशम काट दिया। यद्यपि उसका शरीर खून से रंगा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व प्रसन्न मुस्कान थी। रक्त स्नान के कारण ही वह अपने जादुई निशान विकसित करने में सक्षम हो सकी। डूडियन ने उसके रक्त शरीर को देखा, अचानक सोचा कि ग्लेन को काले बुनकर के रक्त के माध्यम से परजीवी जादुई कीड़ों को अवशोषित करना चाहिए था। नए जादुई कीड़े जादू के निशान की पिछली स्थिति पर कब्जा कर लेंगे और पिछली जादुई निशान क्षमता की जगह ले लेंगे। शिकारी प्रशिक्षण के दौरान डूडियन ने यह भी सीखा कि हर कोई केवल एक जादुई निशान पर ही महारत हासिल कर सकता है। यदि एक से अधिक परजीवी कृमि एक ही शरीर में पहुंचते हैं तो वे एक दूसरे को मार डालेंगे। एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं समा सकते। केवल एक परजीवी कीड़ा जीवित रह सका और बाकी को मरना पड़ा। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि सभी परजीवी कीड़े समान रूप से मेल खाते और एक साथ मर जाते। इसके अलावा एक बार जब परजीवी कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जल्द ही एक जादुई निशान में बदलकर मर जाते हैं। यदि कोई अन्य नया परजीवी कीड़ा शरीर में प्रवेश करता है तो वह पिछले मृत कीड़ों के अवशेषों को खा जाएगा। यह एक नए जादुई निशान को जन्म देने के लिए फिर से मर जाएगा। इससे डूडियन बहुत उत्सुक हो गया। परजीवी कीड़े किसी जानवर के शरीर में तो जीवित क्यों रहते हैं, लेकिन मनुष्यों में प्रवेश करने के बाद मर जाते हैं। हालांकि उन्होंने समस्या के बारे में गहराई से नहीं सोचा। संभवतः यह उन पहेलियों में से एक है जिसे हल करने के लिए होली चच और प्रमुख संघ उत्सुक थे। आखिरकार शूरवीर ने कहा। उसने ब्लैक वीवर के शरीर को देखा और उसे मृत देखकर राहत महसूस की। उन्होंने ग्लेन से कहा, क्या तुम ठीक हो?
ग्लेन मुस्कुराए, इतना अच्छा कभी नहीं हुआ। अचानक कुछ सोचा और दूर खड़े तीरंदाज की ओर आया। मुझे तीर के लिए धन्यवाद देना है। तीर उसकी आंखों में लगा और तभी उसका शरीर भटक गया, जिससे मेरे लिए उसे मारने का मौका बन गया। आर्चर शर्मिंदा था। तीर मैंने नहीं बल्कि डीन ने मारा था। पहले वह डुडियन को केवल छोटा आदमी कहते थे, लेकिन उसके शांत कार्यों को देखने के बाद तीरंदाज अब उसे कम नहीं आंकना चाहता था। डीन। ग्लेन आश्चर्यचकित रह गया। उसने पीछे मुड़कर डुडियन और गेट की ओर देखा। सुबह होते ही उसने डुडियन को हाथ में धनुष लिए देखा। उसे याद आया कि डुडियन भी एक तीरंदाज था। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, आपको अभी अभी मेहतर से शिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। हालांकि आपकी शूटिंग शैली की तुलना एक पेशेवर नियमित तीरंदाज से की जा सकती है। डुडियन को पता था कि आखिरी शॉट उसकी किस्मत का नतीजा था। उनके और धनुर्धर युवा के बीच एक बड़ा अंतर था, बस भाग्यशाली। ये काफ़ी अच्छा है कि मैं आपकी मदद कर सका। ग्लेन हंसे, आपने मेरी बहुत मदद की है। इस बार मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डुडियन मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह इतना विनम्र था कि डुडियन स्वयं को पाखंडी महसूस करता था। अध्याय 110। क्या तुमने इसके जादुई निशानों को आत्मसात कर लिया? गेट भी दौड़ पड़ा। प्रश्न पूछते समय उन्होंने ग्लेन के शरीर पर लगे खून की जांच की। डुडियन के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों की निगाहें ग्लेन पर थीं। वे ईर्ष्या से उसकी ओर देख रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि यह चीज़ उनके हाथ नहीं लगेगी, फिर भी वे इसे देखकर उत्साहित थे। ठीक है, ग्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। उन सभी ने विनम्र व्यवहार किया, लेकिन वे अपने दिल में खुश थे। ये ध्यान रखना होगा कि यदि किसी वरिष्ठ शिकारी ने उनका पक्ष लिया तो संघ में उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। डुडियन ने मृत तलवारबाज की ओर देखा, क्या हम उसकी लाश वापस लेने जा रहे हैं या हम उसे वहीं दफना देंगे? ग्लेन ने पीछे देखा और आह भरते हुए कहा, उसका शरीर संक्रमित हो गया है, ये केवल निलंबित एनिमेशन अवस्था में है। बुराई उसकी आत्मा को निगलने वाली है और एक बार फिर वह मरे हुए के रूप में खड़ा होगा। हम उसे भस्म कर देंगे। जब अन्य शिकारियों ने मृत तलवारबाज को देखा तो उनके चेहरे के भाव उदासी में बदल गए। यह इस यात्रा का एकमात्र दुखदायी बिंदु था। मैं उसकी तलवार वापस ले लूंगा। नाइट ने आकर जमीन से तलवार उठाई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हम पिछले 3 कार्यों के लिए एक ही टीम में हैं। उम्मीद नहीं थी कि यह हमें हमेशा के लिए अलग कर देगा। गेट आगे आया और उसके कंधे को थपथपाया, लेकिन बिना एक शब्द बोले चुप रहा। जीवन का अर्थ समझना बहुत कठिन है। सामान्य लोगों के लिए जीवन और मृत्यु को सामान्य घटना मानना बहुत आम बात थी, लेकिन शिकारियों के लिए ये कुछ ऐसा था कि समय बीतने के साथ उन्हें इसका आदी होना पड़ा। चाकू चलाने वाले युवा और शूरवीर दहनशील सामग्री खोजने के लिए चारों ओर घूमे। उन्होंने मृत तलवारबाज के शरीर पर कागज, लकड़ी और कपड़े ढेर कर दिए। उन्होंने तलवारबाज को भस्म करने के लिए हंसिए की सहायता से आग जलाई। उसके शरीर को जलकर राख होते देख हर किसी के चेहरे पर लाल लाल लपटें झलक रही थीं। जैसे ही आग बुझी, उसके पास केवल राख और बची हुई हड्डियां ही बचीं। ग्लेन ने पास आकर उन्हें वहीं दफना दिया। तलवारबाज के शरीर से निपटने के बाद ग्लेन खड़ा हुआ और काले बुनकर के शरीर के पास आया। एक चाकूधारी शिकारी ग्लेन की मदद के लिए आगे आया। वे दोनों जानवर की चीरफाड़ करने में कुशल थे। चाकू से म्यूकोसा कट गया और जानवर का कठोर खोल अलग हो गया। ये जानवर की शारीरिक रचना सीखने का एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए डुडियन उन्हें देखने के लिए आए। हालांकि मेहतर प्रशिक्षण शिविर में रहते हुए उन्होंने कुछ सामान्य जानवरों के विच्छेदन के तरीके सीखे थे, लेकिन इतनी जटिल संरचना वाले राक्षस के शरीर के विभिन्न उपयोगी हिस्सों को पूरी तरह से विच्छेदन करना एक बहुत मुश्किल काम था। हर जगह खून बहने लगा और एक तीखी गंध चारों ओर तैरने लगी, क्योंकि विभिन्न आंतरिक अंग जमीन पर लुढ़क गए। डुडियन चुपचाप देखता रहा। शायद विच्छेदन का उद्देश्य एक राक्षस था, ताकि पूरी प्रक्रिया को देखते समय उसे उल्टी महसूस न हो। विशाल काले बुनकर के कठोर खोल, सिर, नुकीले अंगों और अन्य हिस्सों को क्रमशः खंडित करने में अधिक समय नहीं लगा। डुडियन ने देखा कि ग्लेन ने काले बुनकर का सिर काट दिया। उसने जबड़े की हड्डी के खांचे से सफ़ेद मुलायम रुई निकाली। उसके चेहरे के भाव से यह कुछ मूल्यवान और उपयोगी सामग्री लगनी चाहिए। अजीब बात है, ये यहाँ खाली हो गया। क्या ये? जैसे ही चाकूधारी शिकारी ने काले जुलाहे का पेट काटा, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। शब्द सुनते ही ग्लेन ने अतीत की ओर देखा। पेट में अंदरूनी अंगों के अलावा कुछ भी नहीं था। पेट के पीछे का स्थान खाली, समतल था। डुडियन ने शिकारी की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उनके संवाद से उसे पता चला कि वे अंडाशय के बारे में बात कर रहे थे। क्या ये शिकार पर आने से पहले पैदा हुआ था? ग्लेन अनुमान लगा रही थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, नहीं, यह असंभव है। युवा अंडों की जीवित रहने की दर कम होती है। उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर वे बाहर निकलते भी हैं तो परजीवी कीड़े बहुत कमज़ोर होंगे और जादू के निशान नहीं बना पाएंगे।
चाकू चलाने वाला युवक निराश हुआ लेकिन अन्य उपयोगी हिस्से जुटाने में लगा रहा। डूडियन ने देखा कि उसने उसके पेट से पीले तरल पदार्थ का एक समूह निकाला है। उसे यह अजीब लगा और उसने पूछा, यह क्या है? यह मोटा है। चाकूधारी शिकारी ने डूडियन की ओर देखा। जब उसने डूडियन के लिए ग्लेन की प्रशंसा के बारे में सोचा तो वह डूडियन के प्रति अधिक विनम्र था। ये तेल के दीपक को ईंधन देने के लिए उत्कृष्ट सामग्री है। कुलीन लोग इसका उपयोग करना पसंद करते हैं। डूडियन ने इसकी बारीकी से जांच की क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग लैंप को ईंधन देने के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग करने के इच्छुक होंगे। विशाल काले बुनकर का शरीर पूरी तरह से विघटित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके सभी मूल्यवान हिस्सों को बड़े करीने से एक साथ रखा गया था जबकि बाकी आंतरिक अंग, मांस और खून बिखरे हुए थे। ऐसा अन्य राक्षसों को बचा हुआ खाना खाने के लिए आने से रोकने के लिए किया गया था। ग्लेन ने बिखरे हुए अमूल्य हिस्सों को जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया। हवा एक अजीब सी तीखी गंध से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे खून से लथपथ मांस पक गया हो। डूडियन ने अपनी नाक ढक ली, लेकिन उसे अचानक काले जुलाहे की गंध महसूस हुई। उसने इस गंध पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया और ऐसा लगा कि यह मिट्टी से निकल रही है। डूडियन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने उस स्थान का पता लगाने के लिए और अधिक सूंघा जहां से गंध फैल रही थी। प्रारंभिक स्थान से कुछ मीटर की दूरी पर जहां उन्होंने काले बुनकर को मार डाला था, वहां समतल लेकिन भूरा-भूरी मिट्टी थी। उसे चाकूधारी युवाओं और ग्लेन के बीच की बातचीत याद है, क्या वह? इस समय तीरंदाज के युवा ने अचानक कहा, चून की काले बुनकरों की तलाश खत्म हो गई है। मैं अन्य क्षेत्रों में जाना चाहता हूं और जांचना चाहता हूं कि क्या मुझे कुछ दुर्लभ मिल सकता है। इस सभी एड्रेनालाइन के बाद मुझे थोड़ी खुजली महसूस हो रही है। शायद मैं थोड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। हाँ, ग्लेन सब कुछ एक बड़े भंडारण बैग में भर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, ये ठीक है, लेकिन मैंने जादू के निशानों को अवशोषित कर लिया है। मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूं और आराम करने के लिए विशाल दीवार पर लौटना होगा। यदि आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यह खतरनाक होने वाला है। ये ठीक है, मैंने सुना है कि एरिया नंबर 6 में टीमें कुछ कार्य कर रही हैं। मैं अपनी किस्मत आजमाते हुए उनके साथ जुड़ूंगी और सहयोग करूंगी। धनुर्धर का यौवन हंसा। ग्लेन ने इसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, आप जो भी कहें। डूडियन ने क्षेत्र संख्या 9 में अपने स्वयं के भंडारण के बारे में सोचा और तुरंत कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं। आप? ग्लेन ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। क्षेत्र संख्या 6 बहुत खतरनाक है। वहां कई उच्च स्तरीय जानवर होंगे, इसलिए आपका वहां से जाना ठीक नहीं है। डूडियन ने कहा, मैं अन्य क्षेत्रों में जाऊंगा। हो सकता है कि एंडेडिड उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ भी न हो, लेकिन मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी हो गई है। ग्लेन ने एक पल के लिए सोचा, ये ठीक है, लेकिन ठंडे क्रिस्टल का अधिक मूल्य नहीं है। यदि आप पैसे के लिए इतने चिंतित हैं तो मैं आपको तब तक उधार दे सकता हूं जब तक कि यह 100,000 सोने के सिक्कों से अधिक न हो। डूडियन लड़खड़ा गया था। 1,00,000 सोने के सिक्के? यह एक खगोलीय संख्या थी। यह आवासीय जिले में एक छोटा शहर खरीदने के लिए पर्याप्त था। नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं खुद कमाना चाहता हूँ। डूडियन ने उत्तर दिया। ग्लेन ने उसका दृढ़ संकल्प देखा। ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। डूडियन ने सिर हिलाया क्योंकि वह इस क्षेत्र में अकेले इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था।